वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। तो सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आए हैं सिल्क के साथ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। जैसे हम लोगों ने कल ऊन के बारे में डिस्कस किया था, वन लाइनर थे और काफ़ी कुछ डिटेल भी था। सेम उसी तरीके से हम लोग जितने भी फाइबर हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट आ जाते हैं सिल्क की तरफ। तो अगर आप लोग नहीं जगे हुए हैं तो आप लोग जग जाइए और फटाफट उठिए। उठ करके अपना जो है आपको स्टार्ट करना है अपनी पढ़ाई को। तो चलिए रेशम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं या उनसे महत्वपूर्ण जितने भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। अगर आपके रेशम से कोई भी क्वेश्चन बनना होगा तो यहीं से बनता है। और हाँ, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं जो आपको रेशम से रिलेटेड होंगे। कल मैंने क्या बोलते हैं ऊन वाला मैं नहीं करा पाई क्योंकि वो ध्यान से निकल गया। तो मैंने यहाँ पे जो ऊन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट हमारा ये है कि रेशम का जन्मदाता कौन है? चीन। ठीक है, कौन है? चीन है रेशम का जन्मदाता। वहाँ की जो रानी थी सी चिंगफी करके नाम था उनका, वो उनके चाय में गिर गया, ये कहानी आपको पता होगी। ठीक है, तो जन्मदाता यहाँ पे कौन है? चीन है। और इस समय रेशम के उत्पादन में भी जो है आपका चीन फर्स्ट नंबर पे है। इसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब कि रेशम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? केटजा है, पट है, चिनपट है, टसर है। ये सब उसके पुराने नाम है, पहले के टाइम में ये सब के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद ये क्या है? रेशम आपका एक फिलामेंट फाइबर है। फिलामेंट फाइबर का मतलब क्या होता है कि ये एक लंबा रेशा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे स्टेपल फाइबर लिखा होता, स्टेपल फाइबर का मतलब होता है छोटा रेशा। लेकिन फिलामेंट फाइबर कहीं भी आपको मिले तो आपको इतना पता भी होगा, और अगर नहीं पता तो अभी से आप जान लीजिए कि फिलामेंट का मतलब होता है लंबा रेशा। ठीक है, तो रेशम आपका एक फिलामेंट फाइबर है जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? एक कीड़े की प्रजाति होती है बॉम्बिकस मोरी। ठीक, किससे? बॉम्बिकस मोरी कीड़े की प्रजाति से ये प्राप्त होता है रेशम आपका। और रेशम की खेती जो लोग करते हैं यानी कि रेशम पालन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। और रेशम को वस्त्रों की रानी या फिर राजसी वस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रेशम इसके अलावा किन किन चीज़ों का प्रतीक है? विलासिता का, विशिष्टता का, आराम का, मनोहारिता का। ठीक है, एक लस्टर शब्द आता है कि मतलब लस्टर भी माना जाता है जो ये है वही आपका विलासिता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 से 6 पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि समस्त विश्व में, जो अभी मैंने आपको बताया, समस्त विश्व में रेशम उत्पादन में चीन सबसे फर्स्ट नंबर पे है इस समय। इसके बाद आपका है कि रेशम कीड़े का जीवन चक्र जो होता है, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, जिसका न्यूमोनिक है आपका ELPC। क्या है? ELPC। ठीक है, तो ई से आपका फर्स्ट ई से है आपका एग। ठीक है, ये देखिए एग है, फिर आपका एल फॉर लार्वा है, फिर आपका प्यूपा है। सॉरी यहाँ पे प्यूपू लिखा गया है, प्यूपा आपका ये होगा, क्या होगा? प्यूपा। ठीक है, तो प्यूपा, इसके बाद ककून्स, लास्ट वाला जो होगा वो होगा आपका ककून्स। हाँ, तो ये 4 आपने पढ़ लिए। इनका जो ये पूरा, ये आपसे स्टेजेस पूछते भी हैं, नेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं, इनका ये जो कीट है, मतलब ये जो कीड़ा है आपका, इसका जीवन काल कितना होता है? 2 माह तक होता है आपका, 37 से लेकर के 45 दिन तक। कहीं कहीं पे 55 दिन भी लिखा हुआ है, तो आप मान लो कि मतलब नियर अबाउट 2 महीने समझ लो। ठीक है, तो इनका जो जीवन काल है वो 2 महीने का है। इसके बाद जो आपको रेशम, अच्छा गुड क्वालिटी का जो रेशम प्राप्त होता है हमें, वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? जब ये क्या बोलते हैं, ये जो एग होता है वो प्यूपा की स्टेज में पहुंच जाता है। मतलब कि जब वो अपनी 3rd स्टेज में पहुंच जाता है तो हमें बहुत ही उत्तम क्वालिटी का रेशम देता है। इसके बाद है रेशम तंतु में, जो रेशम फाइबर होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्योंकि ये एक प्रोटीन रेशा है तो प्रोटीन तो पाया ही जाएगा। तो जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन। और एक उसमें गोंद भी पाया जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी कह सकते हो आपकी मुलायम और चिपचिपा टाइप का रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरिसिन। तो सेरिसिन एक तरह का गोंद है और फाइब्रिन आपका एक प्रोटीन है। और फाइब्रिन प्रोटीन आपका जल में इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील है, और सेरिसिन आपका घुलनशील है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए लाइफ साइकिल जो मैंने अभी आपको बताई। तो देखिए पहले क्या होता है, ये देखिए एग है, यहाँ से शुरू होता है, एग होता है, फिर ये लार्वा बनता है, लार्वा के बाद ये प्यूपा की स्टेज में आता है। यहीं पर हम लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये वाला जो आपका स्टेज है, यहाँ पर हमें बहुत ही गुड क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है बिल्कुल। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, रेशम के जो आपकी, एक सेकेंड, यहीं पर जो प्यूपा वाली स्टेज होती है यहीं पर हम रेशम को कलेक्ट कर लेते हैं 3rd स्टेज में ही। क्यों? क्योंकि अगर ये क्या करता है, अपने ऊपर इस तरीके से लपेटता जाता है, जो ये होता है ना, ये लार्वा, ये बड़ा होने के बाद जब ये प्यूपा वाली स्टेज में आता है तो इस तरीके से लपेटता जाता है, ऐसे ऐसे। अंग्रेजी के
8 आकार से ऐसे ऐसे वो लपेटता जाता है किसको, रेशम को। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशम को यहाँ पर कलेक्ट नहीं करेंगे तो जब ये अडल्ट हो जाएगा, मतलब ये कीड़ा मैच्योर हो जाएगा, तो ये जब इसके मुंह पे बहुत सारा इस तरीके से ये रेशम बहुत सारा लिपट जाता है जब, तो ये उसको तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये बाहर निकल जाएगा तो सारा रेशम का जो मतलब रेशम का जो फाइबर है सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे ये प्यूपा के स्टेज में अपने ऊपर इस तरीके से लपेटता है, वैसे ही इनको क्या किया जाता है, गर्म खौलते हुए पानी में इनको डाल दिया जाता है और ये बेचारे मर जाते हैं, और उसका जो फाइबर है उसको हम लोग मतलब कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इनकी लाइफ साइकिल थी। आपको चारों स्टेज याद रखनी है। क्या है इसकी न्यूमोनिक, क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ELPC, ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा, कोकून्स। ठीक, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है अभी जो मैंने आपको बताया कि जो कोकून द्वारा स्रावित प्रोटीन पदार्थ है, प्रोटीन पदार्थ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर है, तो जो फाइबर निकल रहा है उसमें प्रोटीन होता है और सेरिसिन गोंद भी होता है, इसीलिए वो चिपचिपा होता है। तो ये प्रोटीन पदार्थ जो होता है वो अंग्रेजी के 8 आकार की, मतलब 8 आकार का बनता है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि भारत, चीन तथा पूर्वी देशों में कई प्रकार की स्वनिर्मित रेशम पाई जाती है। स्वनिर्मित का मतलब क्या होता है, रेशम दो तरह से होती है ना। एक, आप जंगलों में कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं, ओक के वृक्ष हैं, बबूल के वृक्ष हैं, और ये सब जो होते हैं अपने आप से कुछ कुछ रेशम जंगलों में बन जाते हैं। और ये जो आपको हमने पढ़ाया, मतलब हम लोगों ने भी जो पढ़ा ककून्स वाला, इसकी प्रॉपर जो है कल्टीवेशन करी जाती है। इसको पूरा शहतूत के पेड़ होते हैं, क्योंकि ये जो बॉम्बिकस मोरी आपका कीड़ा था, ये शहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है इसको। तो इनको प्रॉपर खेती करी जाती है रेशम बनाने के लिए। लेकिन ये जो स्वनिर्मित रेशम, इनकी खेती वेती नहीं करी जाती है। इन पर क्या होता है, जंगल में आराम से उग जाता है, फिर वहां से जाकर के लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और जो स्वनिर्मित रेशम होता है उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या समझ आया होगा कि जो स्वनिर्मित रेशम होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम उगाते नहीं, वो अपने आप से उग जाते हैं। ठीक है, और उनका कलर होता है भूरा। क्यों उनका कलर भूरा होता है, क्योंकि उनमें जो है टैनिन अम्ल पाया जाता है, टैनिन एसिड होता है उसमें, तो इस वजह से क्या करते हैं, उनका कलर जो है थोड़ा सा भूरा होता है। फिर नेक्स्ट है, जब ककून्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, जब ककून्स को मारकर बाहर निकालते हैं, जब उनको खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टोविंग। क्या बोलते हैं, स्टोविंग प्रक्रिया बोलते हैं। इसके बाद जो अभी आपने पीछे पढ़ा कि फाइब्रिन प्रोटीन होता है, तो रेशम में आपका 80% फाइब्रिन प्रोटीन और 20% सेरेसिन यानी कि गोंद होता है। ठीक, इसके बाद एक चीज़ है, 1 मीटर रेशम का कपड़ा बनाने के लिए कम से कम 3000 कोकून्स को हम लोग मार देते हैं, मतलब मार करके उससे फाइबर प्राप्त करते हैं। इसके बाद है, कच्चे रेशम के धागे के लिए रील्ड रेशम का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब जो कच्चा धागा, कच्चा रेशम होता है, उसको हम लोग रील्ड रेशम के नाम से भी जानते हैं। कच्चा का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ही आपने क्या किया, उसको सिर्फ डायरेक्ट प्राप्त किया है प्यूपा से, आपने ककून्स को मार के आपने फाइबर को डायरेक्ट प्राप्त कर लिया है, और उस पर आपने कोई फिनिशिंग नहीं करी, कोई आपने उस पर ट्विस्टिंग नहीं दी है, कोई भी अलग से केमिकल, कोई भी अलग से आपने उस पर प्रोसेस नहीं किया है, उसको हम लोग कच्चा रेशम बोलेंगे, प्योर फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है, तो जो प्योर फॉर्म वाला सिल्क होता है उसको हम लोग रील्ड रेशम भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रंगीन रेशम में, मतलब जो कलरफुल रेशम होता है, उनको वजन बढ़ाने के लिए स्टैनिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और बाद में उन्हें सोडियम फॉस्फेट की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि विंग पर सज्जा होती है ना रेशम में, हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्योंकि बहुत हल्का होता है तो उनको क्या किया जाता है, कभी कभी कुछ केमिकल से क्रिया करा के उनको भारी किया जाता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लवण की सहायता से, कुछ धातुओं की सहायता से उनको जो है क्या कहते हैं, भारी बनाया जाता है। 1 सेकेंड के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है, सामान्यतः जो है वजन बढ़ाने में कौन सा सिल्क यूज होता है, जो आपका टफेटा सिल्क होता है, इनमें वजन बढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो शहतूत के पत्तों पे जो कीड़ों को पालन किया जाता है, उनकी प्रजाति होती है बॉम्बिकस मोरी। लेकिन जो जंगली रेशम में होते हैं, मतलब जंगल से जो रेशम प्राप्त किए जाते हैं, उन कीड़ों की प्रजाति होती है एंथीरिया माइलिट्टा। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ओक की पत्तियों पर पाले जाते हैं। लेकिन जो बॉम्बिकस मोरी है उनको शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है, जंगली रेशम जंगली रेशम के कुछ विशिष्ट वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं, राजा, सतंग, टसाह, पौंजी, ये आपको याद रखना है। हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ठीक है, एक लाइन की चीज़ है तो आप कम से कम याद रखना, मे भी एग्जाम में काम ही आ जाए। इसके बाद है अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, जो रेशम के प्राचीन नाम थे वो क्या थे, केटजा, पट, पीताम्बर, चिनपट, टसर। इसके बाद है जो ये क्या है, प्राकृतिक जगत का प्राणी जो प्रोटीन रेशा है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसके बाद अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिल्क, मतलब कि सिल्क के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 तरह के होते हैं सिल्क। ठीक है, और 2 तरह में कौन कौन सा, एक है आपका वाइल्ड सिल्क, एक कौन सा है, वाइल्ड सिल्क है, और एक है आपका कल्टिवेटेड सिल्क। तो ये वाला जो है ये जंगली रेशम है। कौन सा है, जंगली रेशम है, जंगल में उग जाता है। और ये वाला हमारा, इसको हम लोग खुद ही से उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं, खुद ही से हम इसको उत्पादित करते हैं, और ये वाला जंगल में खुद ही
उग जाता है। तो जो जंगली सिल्क है आपका वो कितने 3 तरह का है, और ये वाला जो उसको हम लोग उगाते हैं उसको हम लोग 2 तरह का सिल्क मतलब ये 2 टाइप का होता है। अब आगे कौन कौन सा है वो हमें देखना है, वो हमें पढ़ना है। तो वाइल्ड सिल्क के लिए आप MAT याद रख लो। MAT से कैसे कि M फॉर मूंगा रेशम, फिर A फॉर एरी सिल्क, यहाँ पर एरी सिल्क है, इसके बाद फिर T फॉर टसर सिल्क, और इसको आप RS से याद कर सकते हो। किससे? RS से। R फॉर रील सिल्क, S फॉर स्पन सिल्क। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि इसकी क्या मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए रेशम के प्रकार कितने हैं? 2 हैं। 1 सेकेंड, हाँ 2 हैं रेशम के प्रकार। ये देखिए, एक है आपका स्वनिर्मित रेशम और दूसरा अभी कल्टीवेटेड था। तो पहले अभी स्वनिर्मित के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जंगली रेशम या स्वनिर्मित रेशम या फिर वाइल्ड सिल्क, कोई भी आप कह सकते हो। पहला देखिए है आपका मूंगा रेशम। ठीक है, मूंगा सिल्क कैसा होता है? ये काफ़ी उत्तम होता है, मतलब इसका फाइबर अच्छा होता है, और ये जो मतलब ये जो प्राप्त किया जाता है, मतलब इसके जो कीड़े होते हैं वो ओक के वृक्ष पर प्राप्त किए, मतलब ओक के वृक्ष पर रहते हैं। और कहाँ पर ज़्यादा ये उगा है, मतलब बनता है ये रेशम? असम। असम राज्य आप जानते हैं ना, भारत का पूर्वी राज्य है, बड़ा ही खूबसूरत है। जब भी आपको समय मिले आप घूम कर जरूर आएँ। असम बहुत अच्छी जगह, असम है, मेघालय है आपका, है ना, जरूर घूमिए एक बार जब भी मौका मिले आपको। नॉर्थ ईस्ट बहुत प्यारा है। तो चलिए यहाँ पर रेशम भी देखिए। अब भाई रेशम भी सबसे प्यारा रेशा है, तो प्यारे राज्य में उगता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि टसर सिल्क। तो आपका टसर सिल्क क्या है? एक सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी। दूसरा है आपका टसर सिल्क। टसर सिल्क जो होता है वो इसके कीड़े, मतलब इसकी जो वो होते हैं, कीड़े होते हैं, किस पे पाले जाते हैं? बबूल के वृक्ष पर पाए जाते हैं। इनका रंग भूरा होता है टैनिन के कारण, अभी मैंने पीछे आपको बताया। कहाँ पर उगते हैं ये? भारत और चीन में। इसके बाद थर्ड है आपका एरी सिल्क। एरी सिल्क जो होता है ये अरंडी के वृक्ष पर पाए जाते हैं, और ये मुलायम व सफ़ेद होते हैं। और कहाँ पर इनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? बंगाल और असम में। एक सेकेंड। तो ये हमारा आपका जो स्वनिर्मित रेशम था, यानी कि वाइल्ड सिल्क, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसका न्यूमोनिक याद रखिएगा, MAT आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर दूसरा है कल्टीवेटेड सिल्क। तो कल्टीवेटेड मतलब उत्पादित, मतलब कि जो हम लोग खेतों में, अरे सॉरी खेतों में क्या, जो हम लोग कीड़ों का पालन करते हैं और शहतूत की पत्तियों पे उनको पालते हैं, और फिर उनको जब निकलता है रेशम उनको मार देते हैं और वहाँ से जो रेशम प्राप्त करते हैं वो आपका है कल्टीवेटेड सिल्क। ठीक है, तो पहला इसमें है आपका रील्ड सिल्क। रील्ड सिल्क जो होता है वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक, इसमें काफ़ी अच्छी चमक होती है, कोमल होता है, और ये प्यूपा से प्राप्त होता है। प्यूपा कौन सी स्टेज थी? तीसरी स्टेज थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया। और इसके बाद प्यूपा से जो रेशम प्राप्त किया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद से क्रीम होता है, और जो इसकी क्या बोलते हैं, तनाव सामर्थ्य, मतलब इसकी जो मजबूती होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? देखिए 300 से लेकर के 1800 मीटर तक। आप सोचिए 300 से लेकर के 1800 मीटर तक कितना लंबा रेशा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है आपका स्पन सिल्क। स्पन सिल्क जो होता है वो क्या होता है? ये मोथ से प्राप्त होता है। मोथ का मतलब यहाँ पर वही ककून से प्राप्त होता है, कि मतलब जब प्यूपा से अच्छा रेशम प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो अडल्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो मैच्योर हो जाते हैं, और वो सिल्क को क्या करते हैं, रेशम को जो उनके मुंह पे रेशम लिपटा हुआ होता है उनको तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, उससे वो फाइबर टूट जाते हैं। तो इसलिए वो रेशा क्या होता है? छोटा हो जाता है, और वो थोड़ा टूट फूट जाते हैं। तो जो उनसे जो रेशा प्राप्त होता है, मतलब या उनसे जो रेशम प्राप्त होता है उसको हम लोग स्पन सिल्क बोलते हैं। समझ गए आप? तो इसको इसलिए बोला जा रहा है कि ये मोथ से, मोथ मतलब वही कीड़े से प्राप्त होते हैं, और ये क्या करते हैं? ककून तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और ये किस कलर का होता है? सुनहरे पीले से भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसमें आप 2 चीज़ याद रखिए। और इसकी जो लंबाई होती है, या इसमें जो भी क्वालिटीज़ रहेंगी वो रील्ड सिल्क की अपेक्षा थोड़ी सी कम रहेंगी, क्योंकि भाई ये क्या बोलते हैं, इसमें जो आपका मोथ है वो तोड़ करके बाहर आ चुका है, तो जब इसकी लंबाई भी थोड़ी कम होगी तो जाहिर सी बात इससे लंबाई भी कम रहेगी। इसका कलर भी थोड़ा, क्योंकि अब क्या है, कीड़ा मैच्योर हो चुका है, तो रेशम का कलर भी बदल जाएगा। इसमें चमक और जो आकर्षणपन है, सुंदरता, वो थोड़ी उससे कम रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाएंगे रेशम की विशेषताओं पर। विशेषताएं 2 होती हैं, आपको पता है, एक होती है भौतिक, एक होती है रासायनिक। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के उसमें देखेंगे। तो रेशम क्या है आपका? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, पूरा पॉलीपेप्टाइड है ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो अम्ल वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन फाइबर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अच्छा, फिर से वही चीज़ है, ये प्रोटीन युक्त रेशा है, और इसमें क्या होता है, इसमें 4 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? अब अमीनो एसिड के लिए भी मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है आपका, जिसको आप लोग गलत करके याद कर सकते हैं, गलत बोल करके याद कर सकते हैं, GALT। ठीक है, तो G फॉर देखिए आपका है
G फॉर है आपका ग्लाइकॉल जो कि 36% होता है। फिर A फॉर आपका है एलानाइन जो कि आपका 21% होता है। फिर है आपका ल्यूसिन जो कि आपका 15% होता है। फिर है आपका टायरोसिन जो कि आपका 10% होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको एक प्रोटीन फाइबर बोला जाता है, क्योंकि देखिए फाइब्रिन प्रोटीन भी था, फिर 4 तरह के यहाँ पे अमीनो एसिड्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। इसके बाद इसका कलर कैसा है रेशम का, ऑफ वाइट से लेकर के, और मतलब ऑफ वाइट भी हो सकता है, क्रीम कलर का भी हो सकता है, और चमकदार पीला भी हो सकता है, समझ गए आप। और उत्पादित रेशम की लंबाई मतलब जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं खुद से, जिसको हम लोग रेशम कीट का पालन करके जिसको उत्पन्न करते हैं, उसकी लंबाई होती है 300 से 1800 मीटर। अभी पीछे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। फिर है इसकी क्या है, ताप का कुचालक है, जैसे आपका ऊन कुचालक होता है, ठीक है, कि गर्मियों में इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ताप का कुचालक है। इलास्टिसिटी इसकी कैसी है, काफ़ी अधिक है, लेकिन ऊन से कम होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, जितने भी नेचुरल फाइबर है उनमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसमें होती है, ऊन में होती है। और दूसरे नंबर पे कौन है आपका, रेशम है, ठीक है। इनमें चमक बहुत अच्छी होती है, चमक बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई विलासिता वाला वस्त्र होता है ये। नमी अवशोषक कितना है, मतलब कि इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी कितनी है, 10% तक पूरा एब्जॉर्व कर सकता है। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना कोमल, इतना ज़्यादा कह सकते हो आप सॉफ्ट और इतना लश्चर वाला ये कपड़ा है, तो जाहिर सी बात है बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। तो कच्चा रेशम का मतलब है जो प्यूपा से डायरेक्ट प्राप्त किया गया है, तो उसकी जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो होगी 1.33। लेकिन गोंद निकले रेशम का मतलब कि आपने प्यूपा से जो रेशम प्राप्त किया उस पर आपने क्या किया, उससे गोंद हटा दिया और उस पर काफ़ी फिनिशिंग कर दी, परिसज्जाएं कर दी। उसके बाद जो इसका मतलब विशिष्ट गुरुत्व होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा आपके, ठीक है। इसके बाद इसकी मजबूती क्या होगी, मजबूती डेनियर में मापते हैं तो 3.5 से 5 ग्राम डेनियर तक इसकी मजबूती होती है। फिर गीली अवस्था में 20% लोचमयता में वृद्धि हो जाती है, मतलब जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो जब गीला हो जाएगा तो 20% इसकी लोचमयता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। फिर नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक संरचना देखेंगे। माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, दोहरे रेशों के जैसा दिखता है, दोहरा रेशा, और एक क्षण के समान दिखाई देता है। फिर है लॉन्गिट्यूडनल काट में कैसा दिखता है आपके, तो अनियमित और त्रिभुजाकार दिखता है। ये हमेशा आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। तो लॉन्गिट्यूडनल में त्रिभुजाकार दिखता है और क्रॉस सेक्शनल में आपके बेलनाकार दिखता है। हाँ, त्रिभुजाकार, और इसमें जो है आपके बेलनाकार दिखता है। इलास्टिसिटी अभी हमने पढ़ा, अधिक होती लेकिन ऊन से कम होती, पीछे भी था। और देखिए अप्रतिस्कंदता यानी कि रेजिलेंसी भी पर्याप्त होती है, लेकिन ऊन से थोड़ी कम होती है। फिर है प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता के कारण सलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक। इसमें जब इतनी प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता रहती है तो इस वजह से इसमें ज़्यादा सिकुड़न भी नहीं पड़ती है। देखिए प्रत्यास्थता मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी रबड़ को खींचें, जैसे रबड़ को ऐसे आप पूरा खींचते हैं और वो जैसे आप उसको छोड़ते हैं वैसे वो फिर अपने आकार में आ जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और इसके बाद आपके हाथ में मान लीजिए एक हैंकी है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है, उसको आपने क्या किया, ऐसे दबाया, ठीक है, उसका कपड़ा सिकुड़ गया, फिर जैसे आपने छोड़ा कपड़ा फिर से अपने आकार में आ गया, उसकी सलवटें वगैरह थोड़ी सी खत्म हो गई, बहुत ज़्यादा आपके दबाने का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये होता है आपकी रेजिलेंसी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी मतलब कोई चीज़ खींचना, और रेजिलेंसी मतलब कोई भी चीज़ पे आप दबाव डालें लेकिन फिर से वो पुनः अपने ही आकार में वैसे ही हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर है लोचमयता में ऊन के बाद रेशम ही सबसे लोचमय होता है। देखिए कई बार मतलब बातें वही हैं, लेकिन बस वही क्या किया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल बदल के मैंने लिख दिया है। तो देखिए लोचमयता में ऊन के बाद रेशम ही सबसे अधिक लोचमय होता है, ये बात ध्यान रखनी है। सलवट प्रतिरोधक अभी पीछे आपको बताया। लटकनशीलता भी अच्छी रहती है, जब लचीलापन रहेगा तो लटकनशीलता भी रहेगी। अच्छा, अगर आप इसको जो है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, अगर आपने मतलब 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, ये पूरा नष्ट होने लग जाता है, ठीक है। और जो यूवी रेज़ होती हैं आपकी, मतलब धूप से ये प्रभावित होता है, तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में इनको सुखाने से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण क्या है, देखिए प्रोटीन फाइबर है, इस वजह से जो अम्ल है, मतलब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का ग्रुप होता है, मतलब अमीनो अम्ल का ही बना होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो भी प्रोटीन फाइबर रहेंगे, 2 प्रोटीन फाइबर आपके पास है, एक रेशम और एक आपका ऊन, ठीक है। इन दोनों पे अम्ल का प्रभाव जो पड़ेगा वो अनुकूल पड़ेगा, इनसे अम्ल का कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो बात अलग है, अगर आप बहुत सांद्र अम्ल का यूज़ करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी भी अम्ल का उपयोग करते हैं तो इन पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इन पर क्षार का, एल्कलाइन का प्रभाव इस पर बुरा पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। तो प्रोटीन फाइबर के लिए हम लोग हमेशा अम्ल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फिर है देखिए लिखा हुआ है कि सांद्र अम्ल से प्रभावित होते हैं, जो आपके रेशम है वो सांद्र अम्ल से प्रभावित होते हैं, लाइक आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके बाद इन पे कौन कौन सी डाई का यूज़ किया जा सकता है,
आपकी एसिड डाई है, बेसिक डाई है और डायरेक्ट डाई का उपयोग किया जाता है रेशम को डाई करने के लिए। इसके बाद जो ब्लीच का यूज़ करते हैं, कौन से ब्लीच का आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उनका उपयोग हम लोग सेफली कर सकते हैं इस पे। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका। इसके बाद आपका है क्या बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड, यहाँ पर ये गलत हो गया है, नहीं ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका जेवल वाटर या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, तो इनसे जो है पीला या कमजोर पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके का ब्लीच होता है, इसको घरेलू ब्लीच भी बोलते हैं आपका, जो जेवल वाटर और आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो इसका यूज़ आपको रेशम पे नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो वो पीला या फिर कमजोर पड़ सकता है। अगर आप गीली अवस्था में इसको रखते हैं रेशम को, तो उसमें फफूंद लगने का डर है, ठीक है। अच्छा, अब है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क, मतलब जब सिल्क का जो उत्पादन का प्रक्रिया है, जैसे हम लोगों ने कल ऊन के बारे में पढ़ा था, सेम वैसे ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सॉर्टिंग ऑफ ककून्स, कि ककून्स को छांटते हैं लंबाई के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के आधार पे, उनके रंग के हिसाब से, उनकी माप के आधार पे, ठीक है। जैसे कल ऊन को शॉर्ट अलग अलग किया था, तो अब इसके जिनकी लंबाई के हिसाब से एक अलग कर लेंगे या गुड़ के हिसाब से अलग कर देंगे सबके। इसके बाद में क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसीन, मतलब कि उस पे जो गोंद लगा हुआ होता है, यानी कि रिमूविंग अनवांटेड गम्स, उस पे जो गोंद लगा हुआ होता है उसको क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रशिंग। उसके ऊपर क्या होता है, गोंद हटाने के बाद क्या करते हैं, उन पे ब्रश लगी हुई मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू निकाल करके क्या करते हैं, जब गम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बच जाता है, वो ब्रश की जब परत, मतलब ब्रश से जब उसको ब्रशिंग करी जाती है, तो जो थोड़ी बहुत गंदगी या थोड़ा बहुत जो गम लगा हुआ होता है, उसमें गोंद लगा हुआ होता है, वो भी हट जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, कताई करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, कताई करने के बाद डीगमिंग करी जाती है। क्या डीगमिंग, अब फिर से इसको पूरा फाइन बनाया जाएगा एकदम, है ना, क्योंकि रेशा बहुत चमकदार है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है। इस वजह से स्पिनिंग के बाद फिर से जो उसमें गोंद वगैरह बचा रहेगा, लगा रहेगा, उसको फिर से हटाया जाएगा। इसके बाद गोंद को हटाने के बाद करते हैं ब्लीचिंग। और ब्लीच के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है कि रेशम को ब्लीच करने के लिए कौन से क्या यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद डाई करेंगे। डाई मतलब आपको पता है कैसे रंगते हैं चीज़ों को, तो इनका क्या होता है, जो आपका ऊन होता है और जो आपका रेशम होता है, उनकी जो है अम्लीय रंगों के प्रति काफ़ी जो है रंग के प्रति मतलब सादृश्यता काफ़ी अच्छी होती है, तो इन पे जो हम लोग अम्लीय रंगों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय रंगों के प्रति सादृश्यता अच्छी होती है, तो हम लोग जाहिर सी बात है अम्लीय रंग ही यूज़ करेंगे। फिर आपका प्रिंटिंग मतलब होता है छपाई। डाई मतलब क्या होता है, पूरे होल कपड़े को कलर कर देना, और डाई प्रिंट मतलब कपड़े के कुछ कुछ हिस्सों को कलर करना, ठीक है। तो प्रिंटिंग कौन कौन सी चलती है इस पर, रोलर प्रिंटिंग चलती है, ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर आपकी स्क्रीन विधि से छपाई करी जाती है। इसके बाद है रेशम की, क्या होता है, रेशम की रंगाई पहले की जाती है और छपाई बाद में की जाती है, ठीक है। पहले पूरे कपड़े को कलर कर दिया जाएगा, इसके बाद प्रिंट के हिसाब से जैसा प्रिंट बनाना होगा, जैसी डिज़ाइन बनानी होगी, तब उसको किया जाएगा। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशम की पूरी विशेषताएं एक नज़र में, तो क्या विशेषताएं हैं इसकी एक नज़र में। यहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं छोटा है, हाँ ठीक है। संगठन क्या है, प्रोटीन रेशा है, सेरिसिन एक गोंद है, फाइब्रिन एक आपकी प्रोटीन है। सूक्ष्मदर्शी संरचना इसकी कैसी है, देखिए चिकने कोमल व 2 अलग अलग रेशों से बना, मैंने बताया दोहरे रेशों से, ठीक है। इसके बाद जो आपकी इसका डायमीटर वो देखिए आपको 0.00059 से लेकर के 0.00118 इंच तक है, ठीक है। लंबाई आपकी 300 से 1800 मीटर। कलर कैसा है, मतलब रंग उज्ज्वल क्रीम, पीला या फिर भूरा। भूरा कौन सा था, जो उत्पादित रेशम, सॉरी जो क्या बोलते हैं, जो स्वनिर्मित रेशम था, ठीक है। इसके बाद इनमें देखिए चमक कैसी, अत्यंत चमकदार होता है। मजबूती सभी प्राकृतिक रेशों से अत्यधिक, मतलब सभी प्राकृतिक रेशों से अत्यधिक मजबूत होता है। रेशम का जो फाइबर होता है, रेशम का जो रेशा है, वो सभी आपके नेचुरल फाइबर्स में सबसे मजबूत होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें फफूंद और कीड़े, कोई विशेष फफूंद और कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप गीली अवस्था में रख देंगे तो थोड़े फफूंद लग सकते हैं। प्रत्यास्थता कितनी है आपकी, कि अधिक है पर ऊनी रेशों से कम है, मैंने आपको बताया था। प्रतिस्कंदता भी अधिक है लेकिन ऊनी रेशों से कम है। इसके बाद आर्द्रता यानी कि नमी अवशोषक की क्षमता कितनी है, 10%। सफाई और धुलाई की अत्यधिक सतर्कता की जरूरत है, बात सही है, इतना प्यारा और इतना लश्चर वाला रेशा है और फैब्रिक है, तो उसको हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आप रगड़ करते हैं, घर्षण का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धूप और प्रकाश में भी ये हानिकारक प्रभाव देता है, मतलब दिक्कत हो सकती है। तो ये रेशम का हमारा यहाँ पे वन लाइनर मतलब खत्म होता है। अब हम कुछ कुछ रेशम का जो है थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग फटाफट देख लो इसको भी। रेशम का जन्मदाता किसे माना जाता है, चीन को, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए वस्त्रों की रानी किसको कहा जाता है, रेशम को कहा जाता है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है
भारत को, पाकिस्तान को, जापान को, चीन को। पहले जापान था लेकिन अब आपका चीन हो गया है। फिर नेक्स्ट है रेशम की देवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सी चिंगची को, सॉरी सी लिंगची को। अभी मैंने थोड़ी देर हम लोग पढ़े थे इसको। फिर देखिए है कि सिल्क वर्म, मतलब रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अंडे से, प्यूपा से, कीड़े से या लार्वा से? तो किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्यूपा से। प्यूपा से ही आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि रेशम के रेशे कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से, 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। ये स्राव है, जो कीड़ा होता है ना, वो उसके 2 ऐसे छिद्र होते हैं, ऐसे से वो निकालता है। और इधर से कह सकते हो आप, इधर से निकालता है, एक इधर से निकालता है, ऐसे ऐसे निकालते जा, ये वाला इधर से निकालता होगा, ये वाला इधर से, इसीलिए मुझे लगता है 8 आकार का बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या निकालता है वो? सेलुलोजियम नहीं, वही आपको टाइम क्यों वेस्ट करना, सेरिसिन और फाइब्रिन निकालता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो आपका टसर रेशम है, उसका उत्पादन कहाँ होता है? बंगाल और बिहार में। फिर है रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है, कैसी होती है? चिकने, कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा। ठीक, तो स के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। तो कौन से रंग होते हैं? अम्लीय रंग, अभी मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबे रेशे होते हैं, किसके? रेशम के ही होते हैं, जाहिर सी बात है। फिर है कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है। तो कता हुआ रेशम कौन सा था आपका? स्पनयान, जिसको प्यूपा जो है क्या बोलते हैं, प्यूपा के स्टेज से ये नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल मोथ से प्राप्त होता है। मतलब पूरा कोकून जो होता है वो तोड़ करके बाहर आ जाता है, जो कीड़ा होता है वो रेशम को तोड़ करके बाहर आ जाता है। इसलिए जो स्पनयान होता है, मतलब स्पन सिल्क होता है, वो क्या होता है? वो टूट फूट जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो जब धागा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसका वस्त्र भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो हम लोग सी के साथ जाएंगे, निम्न कोटि का वस्त्र बनता है इससे, और थोड़ा सस्ता भी रहता है। फिर है मूंगा रेशम, कहाँ से, मतलब मूंगा रेशम का क्या कलर होता है? सुनहरा पीला। तो अरंडी रेशम पर पड़ने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को क्या कहते हैं? एरी सिल्क कहते हैं। राजश्री वस्त्र कहा जाता है किसको? रेशमी वस्त्र को कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ऊन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग कल नहीं कर पाए थे ऊन से। ठीक है, ऊन से क्या है कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऊन के रेशे बने होते हैं किससे? प्रोटीन के बने होते हैं। और कौन से प्रोटीन के बने होते हैं ऊन के रेशे? कल मैं आपको नहीं बता पाई थी, ये केरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? केरेटिन। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग इसको याद ही होगा आपको, एकदम ब्रिलियंट हैं आप लोग बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। और ऊन के बारे में एक चीज़ और थी कि जो ऊन के मैं कल बताऊंगी आपको, मुझे क्लियर अच्छे से नहीं, गलत नहीं बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है लामा, ऊंट जाति का पशु है। जो लामा है वो क्या? ऊंट जाति का पशु है। इनके बालों से ऊन प्राप्त होता है और यह पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, फिर है विश्व का सबसे महंगा मिंक कोट बनता है, किसके बालों से? विक्यूना के बालों से। फिर हमारा नेक्स्ट है वॉस्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो लंबे ऊनी रेशे जो होते हैं उनसे हमारे वॉस्टेड धागे तैयार किए जाते हैं, वॉस्टेड ऊनी धागे। ठीक है, इनसे भी बना हुआ वस्त्र काफ़ी कोमल, काफ़ी गर्माहट और बहुत ही महंगा और काफ़ी अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है मेरिनो ऊन है। तो मेरिनो ऊन क्या था? सबसे अच्छा ऊन जो होता है बेस्ट क्वालिटी का, वो मेरिनो भेड़ से ही प्राप्त किया जाता है। इसको हम लोग इसलिए प्रथम श्रेणी का ऊन बोलते हैं। समझ गए आप? और बस अब आज के लिए चलिए इतना ही था। अब हम लोग दूसरी वीडियो में आएंगे। अब कल हम लोग करेंगे लिनन। क्या करेंगे? हम लोग जो है लिनन करेंगे। और आप लोग चलिए, आज तो फिलहाल आप लोग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा कल का। तो अब ऐसे ही हम लोग सारे जितने भी रेशे होते हैं हम लोग सभी के बारे में जो है करेंगे। तो कल के लिए चलिए लिनन के लिए तैयार रहिए, और लिनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और कल रात जो है, जो एक और शुरू किया है, शुरू क्या किया, हाँ शुरू ही कह सकते हैं, थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा लगा कि कुछ कुछ एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना। तो एक एक्टिविटी समझ लो आप उसको, जो मैंने पोहा वाली चीज़ें बताई थी, तो आप लोग उसमें बताइएगा ज़रूर कि पोहा में, उसमें जित तमाम चीज़ें हैं भाई, है ना, पोहा है, मटर है, कोरिएंडर लीव्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना और बताना कि कौन कौन उसमें कौन से पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।